रॉबिन एक कारपोरेट हॉटशॉट हुआ करता था, लेकिन वो डेडलाइंस और मुसलसल डिजिटल शोर से मुकम्मल तौर पर परेशान था। इसके पास एक फैंसी नौकरी और एक मोटी तनख्वाह थी, लेकिन उसकी सुबह एक गड़बड़ थी, ईमेल्स, फ़ोन की लामुतनाही स्क्रोलिंग और काफ़ी का जायका चखने के बगैर। एक सुबह बहुत थके हुए रॉबिन ने आईने में देखा और खुद से पूछा, पूरी बात किया है? इस सवाल ने उसे वाकई सख्त मारा। इसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ हरकत से गुजर रहा है, हकीकत में जिंदा नहीं। फिर अपने दादा के केबिन में इसे एक किताब मिली जिसका नाम था द जैपनीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। जैसे ही इसने पढ़ा, इसे मालूम हुआ कि ओकिनावा में, खास तौर पर ओगिमी नामी कस्बे में, उन्होंने अपना राज तलाश किया था, हर रोज बिस्तर से बाहर निकलने की वजह। रॉबिन ने माहीगीरों, बागबानों और फनकारों के बारे में पढ़ा जो 90 की दहाई में भी अपने काम से मोहब्बत करते थे। इससे एहसास हुआ कि इसने सिर्फ काम करने के मकसद से तिजारत की है। ये बूढ़े जापानी लोग रिटायर नहीं हुए थे क्योंकि उनकी जिंदगियां मानी रखती थीं, और उसका मतलब पैसा नहीं, जो वाकई अहमियत रखता था। आप कितनी देर और कितने खुश रहते हैं, इसका इन्हिसार इस बात पर नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि क्यों करते हैं। इस रात उसने दरअसल एक जरीदे में लिखा, मेरा इकिगाई क्या हो सकता है? देरपा रहने वाले शहर से सबक। रॉबिन मजीद जानने के लिए इतना बेचैन था कि इसने ओकिनावा का सफर बुक किया। वो इन जगहों को देखना चाहता था जहां लोग 100 के करीब रहते थे, कि अस्पतालों में नहीं, बल्कि उनके बागात, किचन और कम्युनिटी सेंटर्स में, जिंदगी से भरपूर। ओगिमी, लंबी उम्र का गांव, तमाम खामोश, धूप वाली सड़कें, ताज़ा हुआ, और बूढ़े लोग बच्चों की तरह हंस रहे थे। रॉबिन हैरान रह गया। इसकी मुलाकात एक 102 साला आदमी से हुई जो अब भी कराटे करता था, और एक 97 साला खातून से जो हर रात रक्स करती थी। उसने सोचा कि कोई खास सप्लीमेंट, ग़िज़ा, अमाजिजाती जड़ी बूटी होगी, लेकिन इसके बजाय उसने कुछ आसान पाया, दोस्ती, सरगर्मी और मकसद। गांव वालों के साथ वक्त गुजारते हुए उसने देखा कि वो हमेशा हरकत में रहते हैं, लेकिन परसुकून अंदाज में। कोई जिम नहीं, उन्होंने सिर्फ बागबानी की, पकाया, साफ किया और चलते रहे। उन्होंने कैलोरीज पर जोर नहीं दिया। उन्होंने इस वक्त तक खाया जब तक कि वो तकरीबन 80% भर नहीं गए। और वो अकेले नहीं थे। उनके दोस्तों के करीबी ग्रुप थे जिन्हें मुई कहा जाता था, जो हर चीज में एक दूसरे की मदद करते थे। ये सिर्फ आदतें नहीं थीं, वो थे जैसे वो रहते थे। रॉबिन ने देखा कि किस तरह सादा, शुक्रगुजार और जुड़े रहने ने उनकी हर चीज को शक्ल दी। एक सुबह वो एक बूढ़े के साथ चाय पी रहे थे कि मुस्कुराते हुए बोले, अगर लंबी जिंदगी चाहते हो तो जल्दी ना करो। छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाश करें, लोगों की मदद करें, बस। उसने रॉबिन को सख्त मारा। लंबी जिंदगी गुजारना फैंसी टेक्नोलॉजी या अपने आप को मौत के घाट उतारने के बारे में नहीं था। ये जिंदगी के साथ हम आहंग होने के बारे में था। सिर्फ तुलू आफ्ताब को देखकर और कुछ करने के लिए नहीं। रॉबिन ने महसूस किया कि वो बरसों से ज्यादा जिंदा था। उसका दिमाग पुरसुकून हो गया। इसे खुला हुआ महसूस हुआ। और आखिरकार उसने भागना छोड़ दिया। उसने न सिर्फ तवील अरसे तक रहने के बारे में सोचना शुरू किया, बल्कि एक अमीर जिंदगी गुजारने के बारे में सोचना शुरू किया। बहाव स्टेट रॉबिन भूल गया था। ओकिनावा में चंद हफ्तों के बाद रॉबिन एक पुरसुकून दिमाग के साथ घर वापस चला गया। लेकिन शहर के पागलपन ने उसे सख्त मारा। ट्रैफिक, इत्तिलात। इस बार अगरचे उसने मुख्तलिफ महसूस किया। वो भागना नहीं चाहता था, लेकिन चीजें बदलना चाहता था। एक सुबह रॉबिन ने में बहाव के बारे में पढ़ना याद किया, बगैर कोशिश किए इंतहाई तवज्जो मरकूज, मुकम्मल तौर पर जज्ब और नतीजा खेज होने का एहसास। किताब में इस बारे में बात की गई है कि किस तरह फनकार, कोडर, मुसन्निफ, बावर्ची और खिलाड़ी वक्त का खोज लगाते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें महारत, जज्बा और चैलेंज को यकजा किया जाता है। बहाव सिर्फ काम करने के बारे में नहीं था, यह मौजूद होने और खलफिशार से पाक होने के बारे में था। रॉबिन को एहसास हुआ कि इसने उम्रों में ऐसा महसूस नहीं किया था। उसका काम मुसलसल रुकावटों की वजह से बिखरा हुआ और गड़बड़ हो गया था। मीटिंग्स, सोशल मीडिया, सलैक, वो हमेशा ऑनलाइन था लेकिन वाकई वहां कभी नहीं था। रॉबिन ने इस बहाव को दोबारा तलाश करने का फैसला किया, लिहाजा उसने इतवार को अपना शेड्यूल साफ कर दिया। उसने तमाम नोटिफिकेशन बंद कर दिए, चाय बनाई, अपनी मेज पर बैठा और एक प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी शुरू कर दी जिसे इसने एक तरफ रखा था, एक किताबी आइडिया जिसके बारे में वो बहुत पुरजोश था। घंटे गुजर गए। इसकी उंगलियां की बोर्ड पर गईं। ये वक्त की तरह गायब हो गया था। दिन के इख्तिताम तक रॉबिन ने बहुत अच्छा महसूस किया, इसलिए नहीं कि इसने कुछ हैरत अंगेज तख्लीक किया था, बल्कि इसलिए कि वो दोबारा अपने जैसा महसूस हुआ। मुसन्निफीन वजाहत करते हैं कि बहाव तब होता है जब काम आपकी दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए काफ़ी मुश्किल हो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि ये आप पर दबाव डाल। ये कामिल तवाज़ुन है। रॉबिन ने अपने दिन को इस ख्याल के गिर्द मुनज़्ज़म करना शुरू किया, बगैर किसी रुकावट के तवील अरसे में शदीद काम करना और बाद में आसान कामों को बचाना। उसने मल्टीटास्क करना भी छोड़ दिया, खाने के दौरान ईमेल करते या पैगामात चेक करते हुए मजीद पॉडकास्ट नहीं सुनना। रॉबिन ने महसूस किया कि तवज्जो ज़रूरी है। वो जितना ज्यादा मौजूद था, इतना ही जिंदा महसूस होता था, यहां तक कि सब्जियां काटते हुए या पार्क में चहल कदमी करते हुए भी।
किताब की एक सतर उसके साथ फंस गई। सबसे खुशकुन लोग वो नहीं हैं जो आसमान तक पहुंच जाते हैं, वो हैं जो बहाव की हालत में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अब रॉबिन बहाव के बाद था, शोहरत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी में बेहतरी आने लगी, दुनिया को बदल कर नहीं बल्कि खुद को उबूर करने से। बुढ़ापे में जवान रहने का फन। रॉबिन ने जिंदगी में ऐसी चीजें देखना शुरू की जिनसे वो छूट गया था क्योंकि इसकी तवज्जो काम पर थी। से गुजरते हुए उसने एक बड़ी बसीरत हासिल की। अगर आप मकसद और तवाज़ुन के एहसास के साथ रहते हैं तो उम्र बढ़ने से खौफजदा नहीं होता। रॉबिन ने ओकिनावा में एक बूढ़े शख्स से मुलाकात की जिसको छड़ी की जरूरत नहीं थी। बच्चों की तरह मुस्कुराया और पुरानी कहानियां याद आई। ये कोई मौजज़ा नहीं था, ये था कि वो कैसे रहते थे। किताब में कहा गया है कि घूमना फिरना, दूसरों के साथ रहना और मुतजस्सिस रहना जैसी रोज़ाना की आदत उनके दिमाग को तेज़ और जिस्म को मजबूत रखती हैं। उन्होंने एक खास उम्र के बाद जीना नहीं छोड़ा, वो फ़आल और मददगार रहे। इसकी वजह से रॉबिन ने अपनी आदतें बदलना शुरू कर दीं। वो नाश्ता छोड़कर अपने दिन में जल्दी करता था। अब सुबह खास थी, चहलकदमी, सादा नाश्ता और काम से पहले कुछ पुरसुकून वक्त। अपनी मेज़ पर ज्यादा देर बैठने के बजाय उसने खींचने, कुछ योगा करने, वॉकिंग मीटिंग करने के लिए वक्फा लिया। उसने वर्जिश को काम के तौर पर देखना छोड़ दिया और हरकत को अपने लिए अच्छा समझना शुरू किया। बागबानी, सफाई सुथराई, यहां तक कि पुरानी मौसीकी पर रक्स करना भी मजा बन गया। रॉबिन ने महसूस किया कि हरकत करना सिर्फ वो चीज़ नहीं है जिसे इसे करना है, ये लुत्फ अंदोज करने के लिए कुछ था। किताब में जिस चीज़ ने इसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि जवान रहना उम्र से लड़ने के बारे में नहीं था, ये मुतजस्सिस, शुक्रगुजार और मुफीद रहने के बारे में था। ओकिनावा के बूढ़े लोगों के पास करने के लिए चीज़ें थीं, लोग सिखाने के लिए, बागात की देखभाल के लिए और कहानियां सुनाने के लिए। उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया गया, उनका एहतराम किया गया। रॉबिन ने एक छोटे साथी कारकुन की मदद करना शुरू की। उसने अहम महसूस करने के लिए नहीं बल्कि इसमें शामिल रहने के लिए ख्यालात का इश्तराक किया। जब वो मदद कर रहा था तो उसे ज्यादा जिंदा महसूस हुआ। उसने लिखा, जवान रहने के लिए मुझे हरकत करते रहना है, न सिर्फ मेरा जिस्म बल्कि मेरी रूह भी। उसने रॉबिन को याद दिलाया कि वाकई जवान होना एक मकसद रखने से हासिल होता है जिसमें मोहब्बत, तहरीक, दूसरों की मदद और हैरत शामिल है। वो अब बूढ़े होने से नहीं डरता था, वो दरअसल उसके बारे में पुरजोश था। ओकिनावा में जिंदगी सुस्त लग रही थी लेकिन लोग हमेशा कुछ कर रहे थे। रॉबिन ने ओगीमी गांव में 80 और 90 की दहाई के लोगों को सब्जियां चुनते, झाड़ू देते धूप में खींचते हुए देखा। वो जल्दी में नहीं थे लेकिन वो खामोश भी नहीं बैठे थे। कि पांचवीं बाब ने तवील जिंदगी गुजारने की किलीद के तौर पर आसान, बाकायदा हरकत के बारे में बात की। ये सख्त जिम वर्जिश के बारे में नहीं था, ये आपके दिन के हिस्से के तौर पर कुदरती तौर पर हरकत करने के बारे में था। रॉबिन सोचता था कि सेहतमंद होने का मतलब है सख्त वर्जिश और सख्त ग़िज़ा उसकी डेस्क जॉब के गिर्द घिरी हुई है। सेहत एक काम था, उसने इसे एक ज्यादा देर का ख्याल दिखाया। लंबी, सेहतमंद जिंदगी आसान आदत से आती है, अपने आप को सख्ती से नहीं धकेलती। ओकिनावान रेडियो 250 करते हैं, हर सुबह सादा नशरियात। किताब ने कहा कि ये एक कम्युनिटी चीज़ है, लोग पार्कों में या घर में भी इकट्ठे होते हैं। रॉबिन ने इसे एक वीडियो के साथ एक शॉट दिया। शुरू में ये बहुत आसान महसूस हुआ लेकिन वो पुरसुकून और हौसला अफजाई महसूस कर रहा था। इससे बढ़कर उसने किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा महसूस किया। इस बाब ने कुछ जहन में लाया जो उसने पढ़ा, जिस जिस्म को आप हरकत देते हैं वो जिस्म है जिसे आप रखते हैं। वो मजीद चलने लगा, सिर्फ हाजिर होने के लिए। उसने अपना दफ्तर बदल लिया ताकि वो काम के दौरान खड़ा हो सके। यहां तक कि इसने अपनी बालकोनी में एक छोटा सा बाग भी शुरू कर दिया। किताब में बताया गया है कि ओकिनावा की तरह ब्लू जोन्स में नकलो हरकत मामूल की है और ज़रूरत है, इंतखाब नहीं। लोगों के पास जिम की रुकनियत नहीं है लेकिन वो पहाड़ियों पर चलते हैं, खाना उगाते हैं और पड़ोसियों से मिलते हैं। रॉबिन को एहसास हुआ कि इसने खुद की देखभाल बहुत मुश्किल कर दी है। उसने अच्छा काम करने पर तवज्जो मरकूज की और सिर्फ होना भूल गया। अब पानी के पौधों की तरफ झकना, पढ़ने के लिए खड़ा होना अचाय बनाते हुए इसके दिन का हिस्सा बन गया था। इस रात उसने अपने जरीदे में लिखा, शायद मुझे लंबी जिंदगी का पीछा करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मुझे हर रोज आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते रहने की जरूरत हो और जिंदगी बाकी का ख्याल रखेगी। ये ओकियानवान की तरह सादा था लेकिन इस सादगी में रॉबिन ने महसूस किया कि इसकी तवानाई वापस आती है, जिससे वो मुस्कुराया। नर्म ग़िज़ाओं का फ़िन। रॉबिन ओकिनावा में इस चाय की दुकान के बाहर एक बेंच पर ठंडा बैठा, चमेली सब्ज चाय का घूंट पी रहा था। बूढ़े गांव वाले एक साथ हंस रहे थे, शकरकंदी और गोया बांट रहे थे। वो जल्दी में नहीं थे और ना ही ज्यादा खाते थे। इस बाब में हारा हाचीबो के बारे में बात की गई है, जो इस तरह है, जब तक कि आप 80% भर ना जाएं तब तक खाएं। रॉबिन की तरह था, वाकई ये है। किताब ने इसे एहसास दिलाया कि यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि कितना, कब और क्यों के बारे में है। उसने ये देखना शुरू किया कि बूढ़े ओकियानवान खाने के साथ कैसे सलूक करते हैं, जैसे कि शुक्रिया। कोई जल्दी नहीं, बस हर एक काटने से लुत्फ अंदोज होना। वो ज्यादातर सब्जियां, सूप और समंदरी खाते थे, ज्यादा गोश्त नहीं।
खाना अच्छा लग रहा था, ज्यादा नहीं, और यह सब कुछ आपके जिस्म को खाना खिलाने के बारे में था, न कि सिर्फ बाहर निकलना। रॉबिन के साथ एक लाइन फंस गई, जब आप ज्यादा जीने के लिए खाते हैं तो कम होता है। उसने अपनी आदत के बारे में सोचा, मुलाकातों के दरमियान फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाने क्योंकि वो थका हुआ था। वो खाने को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, तवाज़ुन के लिए नहीं। इस रात उसने अदरक के साथ उबली हुई सब्जियां, चावल और तोफों का एक छोटा सा खाना बनाया। उसने आहिस्ता से खाया, शुक्रगुजारी महसूस की और भरने से पहले ही रुक गया। जिस्म और दिमाग में हल्का महसूस हुआ। जो लोग सबसे ज्यादा जिंदा रहते हैं उनकी ग़िज़ा सख्त नहीं होती थी, सिर्फ खाने की सादा आदत होती है। ओकिनावा में वो ज्यादातर पौधे खाते थे, ज्यादा नहीं खाते थे और प्रोसेस शुदा चीनी को छोड़ देते थे। रॉबिन ने छोटी छोटी तब्दीलियां करना शुरू कर दीं। उसने सब्ज चाय के लिए एनर्जी ड्रिंक्स बदल दिए, छोटे हिस्से खाए और बहुत ज्यादा नाश्ता करना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उसने खुद को मुख्तलिफ महसूस किया, वाज़े, पुरसुकून और ज्यादा पुरजोश। इसके अलावा खाना एक पुरसुकून लम्हा बन गया, आराम करने की याद दहानी। रॉबिन ने अपने जरीदे में लिखा, मैं काफ़ी और चीनी से तवानाई हासिल करता था, लेकिन हकीकी तवानाई इस बात को सुनने से आती है जो आपका जिस्म आपको बता रहा है। बाब 6 ग़िज़ा के बारे में नहीं था, यह सोचने के तरीके के बारे में था जिसे रॉबिन अब हर खाने में ले रहा था, जुर्म के साथ नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ। तहरीक जिंदगी है। सूरज अभी छोटे से गांव में झांक रहा था जब रॉबिन ने कुछ ठंडी चीज देखी। ओकेआवान की छोटी गलियों में घूमते हुए उसने बूढ़े लोगों को देखा जो कुछ 90 साल से आगे था, बस फिरते और लुत्फ अंदोज हो रहे थे। एक औरत अपने पत्थर के रास्ते को आसानी से झाड़ रही थी। एक आदमी अपने बाग से जड़ी बूटियां निकाल रहा था, जैसे वो बहुत छोटा था। ऐसा नहीं लगता था जैसे जिम वर्जिश रॉबिन को मालूम था। फिर भी वो बहुत सेहतमंद लग रहे थे कि इस हिस्से ने कुछ आसान दिखाया। हरकत करना इसे सख्त करने से ज्यादा मुस्तकिल तौर पर करने के बारे में है। जो लोग सबसे ज्यादा जीते हैं वो हमेशा मैराथन रनर्स नहीं होते हैं। वो चहल कदमी करने वाले बागबान हैं, वो ताइची करते हैं और उन्हें नाचना पसंद है। उनके जिस्म हमेशा कुदरती तौर पर हरकत करते रहते हैं, रॉबिन वर्जिश से लेकर सारा दिन बैठने तक। अब वो समझ गया कि उसे क्यों मायूसी हुई। इसे ये कहावत याद आई कि हरकत में आने वाली चीजें हरकत में रहती हैं, लेकिन ओकिनावा में वो तहरीक तफरी मानी से भरी हुई थी। किताब ने इस बारे में बात की कि ये बूढ़े लोग बगैर सोचे समझे किस तरह जिस्मानी सरगर्मी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फुट कर लेते हैं। बागबानी, खाना पकाना, दुकान पर चलना, सफाई करना, ये सब उन्होंने एहतियात से किया। उसने रॉबिन को याद दिलाया कि इसके दादा क्या कहते थे, अपने जिस्म को बैठने से सख्त ना होने दें। हौसला अफजाई करते हुए रॉबिन ने अपनी रोजमर्रा की चीजें शुरू की। जब सूरज निकला तो उसने कस्बे के चौक में स्टिचिंग और ताइची के लिए कुछ बूढ़े लोगों के साथ मिल लिया। उसने खुद को ज्यादा जोर नहीं दिया, वो अपने जिस्म को सुनने लगा। इसके जोड़ बेहतर महसूस हुए, इसकी कमर को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई और उसने साफ महसूस किया। किताब में एक कहानी सामने आई। इन एक 102 साला कराटे मास्टर अब भी हर रोज अपनी कराटे की हरकतें करता था, इनामात के लिए नहीं बल्कि इसकी तवानाई और उसकी के साथ राब्ते में रहने के लिए। रॉबिन ने देखा कि तवज्जो के साथ हरकत करना सिर्फ जिस्मानी से ज्यादा नहीं होता है, ये एक किस्म की रूहानी हो जाती है। उसने ये भी देखा कि किस तरह हरकत करने से लोगों को जुड़े हुए महसूस करने में मदद मिलती है। गिरोही चहल कदमी, कम्युनिटी के बागात में काम करना, इकट्ठे खाना खाना, इस सब ने लोगों को अपने इर्द गिर्द का हिस्सा और एक दूसरे के करीब होने का एहसास दिलाया। किसी को तन्हा महसूस नहीं होता था। रॉबिन ने इस रात अपने जरीदे में लिखा, मैं तनाव से बचने के लिए मुंतकिल होता था, अब मैं जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने के लिए मुंतकिल होता हूं। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने से रॉबिन को हकीकी आज़ादी मिल गई। जैसे ही इसने बाब खत्म किया, वो 6 पैक या कदम गिनने के बारे में नहीं सोच रहा था। वो एक लंबी खुशगवार जिंदगी गुजारने और अपने जिस्म की देखभाल करने के बारे में सोच रहा था। इस सुबह जजीरे की हवा से चमेली की खुशबू आ रही थी, लेकिन रॉबिन के असाब में गड़बड़ थी। उसने अभी घर से एक न्यूज़ फ्लैश हासिल की थी, इसका काम मुश्किल में था। रॉबिन खौफजदा हो जाता, खोया हुआ महसूस करता और बचने के लिए किसी भी चीज में खुद को दफन कर देता। लेकिन इस बार उसे हैरत अंगेज तौर पर सुकून महसूस हुआ। इस दिन इसने इक्कीगाई खोली। बाब 8 सख्त होने के बारे में था, जब चीजें इंतशार का शिकार हों। रॉबिन ने कभी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा था। सालों से वो बेचैनी से नफरत करता था, किसी भी अफरा-तफरी से गुरेज करता था और नाकामियों पर पागल हो जाता था। अब वो ये देखना शुरू कर रहा था कि मुश्किल वक्त बेहतर होने के इम्कानात हैं। इस बाब में जापानी जंग से बच जाने वालों, जलजलों से गुजरने वाले लोगों और ओकिनावा के बूढ़े लोगों के बारे में कहानियां थीं जो तूफानों से बच गए थे। वो सब बहुत सख्त थे क्योंकि वो बहुत कुछ से गुजर चुके थे। वाकई रॉबिन को क्या मिला वो ये था कि वो जज्बाती तौर पर कैसे वापस आ सकते हैं। वो तेजी से ढाल सकते हैं, घबराहट नहीं, और तवज्जो मरकूज रह सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। एक बूढ़े किसान ने रॉबिन से कहा, तूफान मेरी फसलों को तबाह कर सकता है, लेकिन मिट्टी को आराम मिलता है। हर चीज के दो रुख होते हैं। रॉबिन ने इन अल्फाज के बारे में सोचा। इसे वो वक्त याद आया जब वो अलग हो गया था,
خود پر شک کرنا، کیریئر بدلنا۔ اس کا خیال تھا کہ ان تجربات نے اسے توڑ دیا ہے، لیکن اب کی وجہ سے اس نے انہیں سخت تربیت کے طور پر دیکھا۔ ہر مشکل وقت نے اسے کچھ نہ کچھ سکھایا، اسے مزید پرعزم بنایا۔ کتاب میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو اب سخت ہونے کے لیے ہر روز کر سکتے ہیں، جیسے کہ اپنے جذبات کو لکھنا، حالات خراب ہونے پر بھی شکر گزار ہونا، گھبراہٹ کے وقت سانس لینے کی مشقیں کرنا، اور ان لوگوں کے ساتھ گھومنا جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ رابن یہ باتیں کرنے لگا۔ ہر صبح اس نے ایک چھوٹی سی سخت رسم شروع کی جہاں وہ ایک اقتباس کہتا، اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزرنے کا تصور کرتا اور خود کو یاد دلاتے کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ بڑھتے ہیں۔ باب کا ایک اقتباس واقعی اس کے ساتھ پھنس گیا۔ درد ہونے والا ہے، اس کے بارے میں دکھی محسوس کرنا آپ کی مرضی ہے۔ اس دن وہ گاؤں میں سے گزرا اور اسے مستقبل کی فکر نہیں تھی۔ اس نے خود کو تیار محسوس کیا۔ وہ اب زندگی کی بری چیزوں سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ ان کو لینا، ان سے سیکھنا اور ہر بار سخت ہونا سیکھ رہا تھا۔ یہ صرف زندہ رہنے کے بارے میں نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں تھا۔ بہاؤ کی طاقت۔ اوکیناوا کے اوپر آسمان نے لیوینڈر اور نارنجی کی آمیزش کی کیونکہ رابن نے صبح کی چائے پی تھی۔ اس کا جریدہ اس کے ساتھ ہی کھلا ہوا تھا جو اس کے سفر کے خاکوں، اقتباسات اور خیالات سے بھرا ہوا تھا، لیکن کچھ پھر بھی اسے پریشان کر رہا تھا، ایک ایسا احساس جو وہ حل نہیں سکتا تھا۔ اسے امن اور مقصد کا احساس مل گیا تھا، لیکن وہ کسی چیز میں مکمل طور پر کھو جانے کا احساس کھو رہا تھا۔ اس دن اس نے فلو کے بارے میں ایک باب پڑھنے کے لیے کھولا۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ بہاؤ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے کام میں اتنے ہوتے ہیں کہ اور کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ وقت بس چلا جاتا ہے، آپ اپنے بارے میں، اپنی پریشانیوں اور یہاں تک کہ آپ کہاں ہیں بھول جاتے ہیں۔ مہلی نامی ایک ماہر نفسیات نے یہ خیال پیش کیا، اور یہ صرف فنکاروں اور کھلاڑیوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کو مزید خوشگوار اور بامانی بنا سکتا ہے۔ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے بہاؤ وہ چیز ہے جو وہ ہر روز کرتے ہیں۔ رابن رک گیا۔ آخری بار کب اس نے ایسا محسوس کیا تھا؟ اس وقت نہیں جب وہ سوشل میڈیا پر تھا یا ای میلز کا جواب دے رہا تھا، لیکن واقعی زندہ اور مرکوز۔ اس سے کالج کی ایک شام یاد آئی، برسوں پہلے جب وہ چارکول سے گھنٹوں خاکے بناتا تھا، نہ بھوک نہ تھکاوٹ، بس تخلیق۔ یہ احساس اس کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، وہ اسے واپس چاہتا تھا۔ کتاب میں اس بارے میں بات کی گئی ہے کہ اوکیناوا کے بوڑھے لوگوں نے باغبانی، خطاطی، مارشل آرٹس، یہاں تک کہ ماہی گیری میں بہاؤ پایا۔ یہ عظیم ہونے کے بارے میں نہیں تھا، یہ صرف موجود ہونے کے بارے میں تھا۔ کسی ایسی چیز میں کھو جانا جو آپ کو چیلنج کرنے کے لیے کافی مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں کہ یہ بہت زیادہ ہو۔ رابن پرعزم تھا، اس لیے اس نے اگلے چند دن مختلف چیزوں کو آزمانے میں گزارے، ایک مقامی فنکار کے ساتھ لکڑی کے نقش و نگار بنانا، باورچی خانے میں کھانا پکانے میں مدد کرنا، اور یہاں تک کہ بچوں کے ڈرمنگ گروپ میں شامل ہونا۔ اسے احساس ہوا کہ بہاؤ امیر یا اہم ہونے کے بارے میں نہیں ہے، یہ تال کے بارے میں تھا، تھوڑا سا چیلنج، اور جو کچھ آپ کر رہے تھے اس سے لطف اندوز ہونا۔ کتاب کا ایک حصہ اسے واقعی متاثر کرتا ہے، بہاؤ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا جذبہ، مہارت اور مقصد ملتا ہے۔ رابن نے سوچا کہ وہ فن کو اپنی زندگی میں واپس ڈالے گا، پیسے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ بہاؤ کے اس احساس کے لیے۔ ہر صبح وہ 1 گھنٹہ ڈرا کرتا تھا، یہ ایک خاص وقت بن گیا جہاں باقی سب کچھ چلا گیا۔ وہ معنی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ اسے جی رہا تھا۔ اس نے کچھ ٹھنڈی چیز بھی دیکھی، جتنا زیادہ وقت اس نے بہاؤ میں گزارا، وہ دن میں اتنا ہی بہتر محسوس کرتا تھا۔ بہاؤ ایک آئینے کی طرح تھا جو اسے دکھا رہا تھا کہ وہ واقعی کون ہے، بغیر تمام خلفشار کے۔ اس رات جب اس نے کتاب بند کی تو رابن کو لگا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ وہ صرف کے بارے میں نہیں سیکھ رہا تھا، وہ اسے جی رہا تھا، ہوا کی طرح چلنا، پائیدار زندگی کے لیے تحریکیں۔ صبح کا سورج پتوں پر چمک رہا تھا جب رابن ایک پرسکون اوکیاوان صحن میں کچھ بوڑھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کوئی شور والا جم سامان نہیں، کوئی گھڑیاں نہیں، کوئی پاگل پسینہ نہیں آ رہا ہے، بس آسان سانس لینا، آہستہ کھینچنا اور ہموار حرکتیں جو ڈانس کی طرح لگ رہی تھیں۔ یہ ریڈیو تائیسو تھا، ایک جاپانی چیز جہاں لوگ ہر روز ایک ساتھ آسان ورزشیں کرتے ہیں، زیادہ تر بوڑھے لوگ۔ یہاں رابن بہت آسان لیکن اہم چیز سیکھنے جا رہا تھا، حرکت کرنا آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ رابن نے سوچا کہ یہ بوڑھے لوگ اتنے لمبے عرصے تک کیوں زندہ رہے اور متحرک رہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے سخت محنت کی، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے کبھی گھومنا بند نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا کھانا بڑھایا، تائی چی کیا، چہل قدمی کی، اور تہواروں میں رقص کیا تاکہ اپنے جسم کو سادہ اور پرلطف طریقے سے چلایا جا سکے۔ رابن نے سوچا کہ یہ اس سے کتنا مختلف ہے جو وہ کرتا تھا۔ واپس شہر میں حرکت کرنا تو سخت تھا، جم ورزش، تیز رفتار سپرنٹ، یا بالکل نہیں، سارا دن صرف ایک میز پر بیٹھنا۔ یہاں منتقل ہونا روزمرہ کی زندگی کا صرف ایک حصہ تھا، آسان اور قدرتی۔ کتاب نے بتایا کہ کس طرح آسان، باقاعدگی سے حرکت کرنا سوجن میں مدد کرتا ہے، آپ کے جسم کو متحرک کرتا ہے، آپ کو سوچنے کو بہتر بناتا ہے، اور سب سے زیادہ آپ کو طویل عرصے تک زندہ رہنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے اس طرح کام نہیں کیا جیسا کہ ہم سوچتے ہیں، وہ صرف فعال زندگی گزارتے تھے۔
रॉबिन ने एक बूढ़े आदमी की अपने बोनसाई के दरख्तों को तराशने में मदद की और देखा कि वो तवाज़ुन में कितना अच्छा है, वो कितना मजबूत है और वो कितना मरकूज है। ये कोई वर्जिश नहीं थी, ये सिर्फ कुछ था जो उसने किया था। किताब की एक सतर ने वाकई उसे मारा। अगर आप अपने जिस्म को हरकत देते हैं तो आपको उसे रखना पड़ेगा। रॉबिन ने दिन भर हल्की फुल्की हरकतें करना शुरू कर दीं। खाने के बाद तेज चलना, सुबह मकामी लोगों के साथ खींचातानी, जूतों के बगैर समंदर के किनारे पत्थरों पर तवाज़ुन कायम करना। उसने फिटनेस के बारे में जिंदगी से अलग सोचना छोड़ दिया, ये सब एक जैसा था। किताब के इस हिस्से ने इसे सिखाया कि आपको वाकई तब्दील करने के लिए हरकत करना मुश्किल नहीं है। मुस्तहकम, नर्म और तवज्जो मरकूज होना वाकई अहम था। ओकिनावा में उसने जो भी कदम उठाया वो सिर्फ हरकत करने से ज्यादा था, ये इसकी रूह के लिए अच्छा लगा। हर धीमी हरकत के साथ वो खुद को ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा था। और इस आसान ताल में रॉबिन ने महसूस किया कि वो क्या करना चाहता था। जोर से नहीं बल्कि बहाव के साथ चलकर, वो बंधन जो हमें जिंदा रखता है। जैसे ही ओकिनावा में सूरज गुरूब हुआ, आसमान को नारंगी रंग में तब्दील करते हुए रॉबिन एक बरगद के दरख्त के नीचे बैठा। चारों तरफ से हंसी सुनाई दे रही थी। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े चाय पी रहे थे और पड़ोसी खाना बांट रहे थे जैसे कोई रश ना हो। उनके फोन पर कोई नहीं था, सब वहां मौजूद थे, एक साथ। रॉबिन के लिए ये इसकी तन्हा शहर की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ था, जहां लोगों से बात करना अक्सर जाली महसूस होता था। वो कुछ ठंडी चीज देख रहा था, मुआइक बुनियादी तौर पर दोस्तों का एक ग्रुप जो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। चीट का 11वां बाब इस बारे में कहता है कि दोस्त एक तवील और खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए कितने अहम हैं। रॉबिन को पता चला कि मुई सिर्फ एक समाजी चीज नहीं है। अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे की पुष्टपनाही करना एक हकीकी वदा था। ये लोग हर वक्त एक दूसरे को चेक उन करते, मुश्किल होने पर पैसे बांटते और छोटी से छोटी जीत पर भी एक दूसरे को खुश करते। किताब में कहा गया है कि तन्हा रहना आपके लिए इतना ही बुरा है जितना तंबाकू नोशी, लेकिन अच्छे दोस्त रखना लंबी और अच्छी जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका है। रॉबिन को किताब की कुछ बात याद आई। आपके आसपास के लोग बदल जाते हैं कि आप कितनी अच्छी और कितनी देर तक जिंदा रहते हैं। गांव में घूमने फिरने के बाद रॉबिन ने अपना मुई शुरू किया। उन्होंने इससे पार्टियों में आने को कहा, इसे उन कामों में शामिल किया जो वो कर रहे थे और उसके साथ फैमिली जैसा सलूक किया। उसने अपनी मुलाजमत की वजह से लोगों पर भरोसा न करते हुए बरसों गुजारे, लेकिन वो आराम करने लगा। उम्रों में पहली बार उसने महसूस किया जैसे लोगों ने उसे वाकई देखा और उसकी परवाह की। उसने ये भी देखा कि गांव वालों को साथ मिलने की परवाह है। अगर लड़ाई होती तो वो आराम से तय करते। कोई भी किसी से बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो सब सिर्फ ग्रुप का हिस्सा थे। कम्युनिटी का हिस्सा बनना सिर्फ वो काम नहीं था जो उन्होंने किया था, ये उनकी जिंदगी थी। रॉबिन ने देखा कि यह तन्हा महसूस करने का जवाब है, जो उन दिनों एक बड़ा मसला है। किताब ने इसे सिखाया कि अब जैसा महसूस करना सिर्फ अच्छा नहीं है, आपको जीने के लिए इसकी जरूरत है। किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनना, ऐसे लोगों का होना जो कल अब से मिलना चाहते हैं, यही वाकई अहम है। रॉबिन ने इसे अपने तौर पर बनाने की कोशिश में बरसों गुजारे थे, लेकिन ओकिनावा में इसे एक ऐसी चीज का एहसास हुआ जिसने इसे चौंका दिया। अब खुद अकेले नहीं बन सकते, को दूसरों की जरूरत है। लचक। रॉबिन ने सख्त जंगजुओं और फलसफियों की कहानियां सुनी थीं जिन्होंने मुसीबत को आगे बढ़ाया, लेकिन इसने कभी लोगों को ज़हनी सुकून ढाल की तरह पहनते नहीं देखा, जैसा कि ओकिनावा के बूढ़े लोगों ने किया था। वो न सिर्फ इस बात से हैरान था कि वो कितने मुतहर्रिक थे, बल्कि उनके जज्बात कितने मुस्तहकम थे, वो ज़हनी तौर पर कितने सख्त थे, और जब मुश्किल वक्त आता था तो वो कितने ठंडे रहते थे। किताब देखती है कि उन पुराने ज़माने वालों ने किस तरह तरक्की की, जिसे जापानी शक्तागाना कहते हैं। बुनियादी तौर पर यह समझना कि ये वही है, जिंदगी की नागुज़ीर परेशानियों से निपटने का एक पुरसुकून तरीका। रॉबिन ने नुकसान, जंग और आफात के बारे में कहानियां सुने, लेकिन ये लोग नाराज आकुचलने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने माजी को हल्के से ले लिया, बगैर किसी रंजिश के। उनका राज ये नहीं था कि बुरे कामों का बहाना करना नहीं था, लेकिन इसे कबूल करना और एक मकसद के साथ जीना, यहां तक कि जब चीजें तकलीफ पहुंचती हैं। एक आदमी जिसकी उम्र 104 साल है ने रॉबिन से कहा, फिक्र आपको लूट लेती है, आज क्यों बर्बाद होने दें। वापस शहर में वो हमेशा तनाव से लड़ता था, हमेशा डरता था कि आगे क्या होगा। लेकिन यहां लोगों ने सुकून से मसाइल का सामना किया, इस बात पर तवज्जो मरकूज करते हुए कि वो किस चीज पर काबू पा सकते हैं, उनका रवैया, उन्होंने किया और वो किसके साथ थे, ने इस सख्ती को लोगोथेरापी और स्टोक्ज्म जैसे तरीकों से जोड़ दिया। रॉबिन ने देखा कि सख्त होना मसाइल से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके जरिए मकसद तलाश करने के बारे में है। ओकयावान के बुजुर्गों ने भी वो काम किया जिसे सुकड़ता है, जज्बाती तौर पर लचकदार होना, इस बात को तस्लीम करने के काबिल कि वो कैसा महसूस करते हैं, इसे अपनी जिंदगी चलाने की इजाजत दिए बगैर। उनकी जिंदगियां आसान नहीं थीं, लेकिन उन्होंने चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखने, पुरुम्मीद रहने और इस लम्हे में जीने की आदतें बना ली थीं। उन्होंने रोना नहीं था, उन्होंने ढाल लिया। वो खौफजदा नहीं हुए, वो जाते रहे। इस सब से रॉबिन का फ़ायदा यह था कि मजबूत होना गैर महसूस अटूट होने के बारे में नहीं है, ये एक गहरी अंदरूनी सुकून तलाश करने के बारे में था, जिसने बैरूनी मसाइल को कम ताकतवर बना दिया।
इन लोगों ने तूफान से बचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खामोश रहना सीखा जबकि ये उनके अर्द गिर्द फैल रहा था। मकसद के साथ रहना। रॉबिन चेरी बलासम के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था जब इसने आखिर में क्लिक किया। हफ्तों से वो कहानियां सुनाता रहा और ऐसे लोगों को देखता रहा जो हकीकी तौर पर खुश नजर आते थे। अब वो एक तब्दीली करने के लिए तैयार महसूस हुआ। ने इसे दिखाया कि किस तरह मकसद, जोन में रहना, वापस उछालना, सेहतमंद आदत और कम्युनिटी सब मिलकर एक अजीम जिंदगी बनाने के लिए काम करते हैं। ये रॉबिन के लिए अपना मंसूबा खुद तैयार करने का वक्त था। ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार ढूंढते हैं और यह हो जाता है। आप इसे काम करते हुए जिंदगी गुजारने, चीजों के बारे में सोचने और तब्दीलियां करते हुए एडजस्ट करते रहते हैं। ये एक तयशदा मकसद नहीं है, लेकिन जहां चार चीजें इकट्ठी होती हैं। आप क्या पसंद करते हैं, आप किस चीज में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है और आपको क्या करने के लिए मुआवजा मिल सकता है। इस किताब में बाकायदा लोगों की उम्दा मिसालें थीं जिन्होंने को सादा मुलाजमतों में पाया। एक माहीगीर जो जल्दी जागना पसंद करता था, एक उस्ताद जो हमेशा पुरजोश रहता था, एक बागबान जो हर पौधे को आराम करने का एक तरीका समझता था। रॉबिन ने देखा कि अमीर और मशहूर होना यह नहीं था कि आपकी पैमाइश कैसे करते हैं, यह मुताबकत पजीरी और तवानाई रखने के बारे में ज्यादा है। जब आपका काम आपको ज़ाय करने के बजाय तवानाई फराहम करता है और जब आप अपने दिन के बारे में पुरजोश होते हैं, तब आप अपने के सबसे करीब होते हैं। उसने इसके बारे में भी पढ़ा कि बहाव की हालत में जाना कितना ज़रूरी है। ये एहसास कि आप जो कुछ कर रहे हैं इस पर पूरी तरह तवज्जो मरकूज करना। वो लोग जो लंबी और खुशो-खुर्रम जिंदगी बसर करते थे, सब ने हर रोज़ वो काम किए जो उन्हें इस हालत में ले आए। चाहे वो ड्राइंग हो, लड़ाई हो या खेती बाड़ी, वो अपने लिए कुछ अहम करने का वक्त खो बैठे। रॉबिन को कॉलेज में लिखने में खो जाना याद आया, इससे पहले कि वो मशगूल हो जाए। लिहाजा उसने एक वादा किया, हर सुबह वो बगैर किसी खलफिशार के कुछ तख्लीक करेगा, चाहे वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही क्यों ना हो। बाब एक याद दहानी के साथ खत्म हुआ, जब आप रिटायर हो जाएं तो अपने ख्वाबों का ताकुब करने का इंतजार न करें। बहुत से लोग अपनी पसंद की चीज़ों को इस वक्त तक तर्क कर देते हैं जब तक कि वो इसे बनाओ नहीं लेते, लेकिन इकिगाई पूछता है, अब क्यों नहीं करते। छोटी शुरुआत करें। पहले उठो। सोशल मीडिया चेक करने से पहले कुछ बनाएं। अहम बातों पर तवज्जो मरकूज करें, न कि सिर्फ क्या ज़रूरी है। रॉबिन ने बाहर देखा, अच्छा लग रहा था। वो अब खोया नहीं था। इसकी एक समत थी। इसके दिन मकसद के मुताबिक बनाए जाएंगे, न सिर्फ वही पुराने काम कर रहे हैं। उस वक्त इसे सिर्फ इकिगाई नहीं मिली थी, वो उसे जी रहा था। घर वापसी तरीके से जिंदगी गुजारना। रॉबिन पहली बार ओगीमी, एक छोटे पुरसुकून गांव में महीनों पहले पहुंचा। वो कुछ तलाश कर रहा था, लेकिन वाकई इस बात का यकीन नहीं था कि किया। अब वो शहर में वापस आ गया है, ट्रेन से उतरकर अपने पुराने मामूलात में वापस आ गया है। इसके अर्द गिर्द कुछ भी मुख्तलिफ नजर नहीं आता, लेकिन वो एक बदले हुए शख्स की तरह महसूस करता है। आखिर में हमें सिखाता है कि वाकई अहम बात सिर्फ ये नहीं है कि आप सफ़र पर क्या सीखते हैं, बल्कि इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। रॉबिन को बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी खास जगह की ज़रूरत नहीं थी। उसे सिर्फ एक मकसद की ज़रूरत थी। जैसे ही इसने पैक खोला, वो एक और अहम चीज़ भी खोल रहा था, ज़िंदगी के बारे में सोचने का एक नया तरीका। हर सुबह वो जल्दी जागता, इसलिए नहीं कि उसे करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि वो ऐसा करने में खुश था। उसने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने एक मोमबत्ती जलाई, कुछ वक्त सोचने में गुजारा और लिखा। ये इसके दिमाग की अच्छी हालत में आने का वक्त था, अमन और तख्लीक का वक्त था। उसने उसे अपना घंटे कहा। उसने बहुत सारी चीज़ों से भी जान छड़ाई। उसने इन चीज़ों को साफ किया जो उसके घर और उसके सर दोनों में इसकी तवानाई खत्म करती थीं। रॉबिन ने ओकिनावा के पुराने लोगों से सीखा कि कम होना अक्सर बेहतर होता है और चीज़ों को सादा रखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये आपको आज़ादी देती है। उसने सिर्फ 10 लाख काम करने की कोशिश करने के बजाय अहम रिश्तों, अच्छी खुराक, बाहर चहलकदमी और काम करने पर तवज्जो मरकूज करना शुरू कर दी। सबसे अहम बात, उसने मकसद को मुस्तकबिल में दूर की चीज़ के तौर पर सोचना छोड़ दिया। उसने इसे हर रोज़ जीना शुरू किया, छोटे कामों में, जैसे मेहरबान होना, तवज्जो के साथ लिखना और शुक्रगुजार होना। वो अमीर, मशहूर या कामिल बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो सिर्फ मददगार बनने की कोशिश कर रहा था। इस लम्हे में रहूं और इस तरीके से जियो जो सही महसूस हो। और ये काफ़ी था। किताब का इख्तिताम उन ख्यालात पर होता है। हमारी हम सब के लिए मुख्तलिफ है, लेकिन हम सब मानी तलाश करना चाहते हैं। रॉबिन ने अपना मतलब बड़ी कामयाबियों में नहीं, बल्कि बाकायदगी से काम करने, चीज़ों को सादा रखने और दूसरों की मदद करने में पाया। उसने एक नई जिंदगी शुरू की थी जो तेज़ अतेज़ नहीं थी, बल्कि ज़्यादा मानी खेज थी। और उसी में इसे दोबारा खुशी मिली थी। जैसे ही शहर की रोशनियां बाहर चमक रही थीं, रॉबिन ने चाय पी और मुस्कुराया। वो सिर्फ के बारे में नहीं पढ़ रहा था, वो उससे जी रहा था। तो अब मैं आपकी तरफ सवाल करता हूं, आपका क्या है? क्या आपको ये मिल गया है? क्या आप अब भी तलाश कर रहे हैं, जैसा कि रॉबिन पहले था? याद रखें, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप जल्दी में ठोकर खाते हैं, ये वो चीज़ है जिसे आप सब्र से दिन ब दिन तख्लीक करते हैं। अगर इस कहानी ने आपको अपने मकसद को मज़ीद गहराई में देखने की तरगीब दी है,
تو ویڈیو کو پسند کرنا نہ بھولیں، اپنے سب سے بڑے ٹیک وے کو شیئر کرتے ہوئے ایک تبصرہ چھوڑیں اور اس طرح کی زندگی بدل دینے والے کتابی سفر کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔